नमस्कार। बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज चर्चा करेंगे कि क्या भारत के पास अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ का कोई काउंटर जवाब है। क्या भारत और अमेरिका दोनों के लिए यह टैरिफ बड़ा संकट ला रहा है। तो इन दोनों सवालों का जवाब है हाँ, जिसका विवरण हम अपनी रिपोर्ट में देंगे। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर देश के हित के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ोतरी के ऐलान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का किसानों के लिए जो सोच है, किसानों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी क्यों न पड़े। पीएम मोदी ने एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि भारत किसानों, मछुआरों, डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत किसानों, मछुआरों, डेयरी किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा और आगे कहा कि यह व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूं, मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। आज भारत देश के किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि अमेरिका का यह कदम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि कई अन्य देश भी इस तरह अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार कर रहे हैं, इसीलिए भारत को निशाना बनाना अनुचित और अन्यायपूर्ण है। ट्रंप ने बुधवार को रूस से तेल खरीद जारी रखने पर भारत से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में लगने वाला अब टैरिफ बढ़कर 50% हो गया। आपको बता दें कि अमेरिकी टैरिफ स्विट्जरलैंड और दक्षिण अफ्रीका पर करीब 39% है, जबकि भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया गया है। शुरुआती 25% टैरिफ 7 अगस्त 2025 से लागू हो रहा है, जबकि अतिरिक्त 25% टैरिफ 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। यह पहली बार है जब ट्रंप ने सेकेंडरी टैरिफ का इस्तेमाल किसी एक ऐसे देश पर किया है जो रूस के साथ व्यापार कर रहा है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत पर तीखा हमला बोलते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा कि वह रूस के साथ तेल खरीदकर पुतिन के क्रूर युद्ध मशीन को फंड कर रहा था। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यूरोपीय लोगों को ट्रंप के बारे में शिकायत करना और दावा करना अच्छा लगता है कि वे रूस के प्रति नरम रुख रखते हैं, लेकिन 3 साल बाद आखिरकार डोनाल्ड जे ट्रंप ही हैं जिन्होंने भारत को पुतिन के नरसंहार की भी कीमत चुकाने पर मजबूर किया है। वैसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री का क्या विचार है। आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब कुछ दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन के दौरे पे थे और वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार मुक्त समझौता किया था। भारत ने पश्चिमी देशों पर दोहरे मापदंड रखने का आरोप लगाया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूरोप अभी भी रूस के विभिन्न रूपों से ऊर्जा आयात करता है, फिर भी भारत को ही निशाना बनाया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट, जो अमेरिकी अखबार है, की रिपोर्ट के अनुसार भले ही अमेरिका का यह कहना कि अरबों डॉलर की बचत उसे हो रही है, लेकिन असल कीमत अमेरिका के उपभोक्ता ही चुका रहे हैं। अमेरिका में कई चीज़ों के दामों के भी बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। पहले से ही बढ़ी हुई बेरोजगारी की दर की मार झेल रहा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अब यह महंगाई का अर्थ कोड़ में खाद जैसा होगा। लेकिन सवाल उठता है कि भारत आखिर अमेरिकी दादागिरी का मुकाबला कैसे करेगा। तो आपको बता दें कि भारत पहले भी एक बार ऐसा काम कर चुका है जिससे अमेरिका तिलमिला गया था। भारत ने यह काम गूगल, मेटा, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया कंपनियां हैं, अमेजन सहित अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगा दिया था।
भारत सरकार का डिजिटल टैक्स, जिसे इक्वलाइजेशन लेवी कहते हैं, एक प्रत्यक्ष कर है जो भारत में डिजिटल सेवाओं से आय अर्जित करने वाली विदेशी कंपनियों पर लगाया जाता है। इसका उद्देश्य उन विदेशी कंपनियों से कर वसूलना रहा जो भारत में कोई स्थायी कार्यालय या कंपनी की वास्तविक उपस्थिति नहीं दर्ज कराते थे, लेकिन वे भारतीय ग्राहकों से बड़ा मुनाफा कमा रहे थे। भारत ने यह टैक्स मुख्य रूप से 2 कारणों से लगाया। भारत का मकसद स्थानीय कंपनियों के साथ समान अवसर प्रदान करना रहा। भारत में काम कर रही घरेलू कंपनियां भारत सरकार को कर देती हैं, जबकि गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी विदेशी कंपनियों को उनकी डिजिटल सेवाओं से होने वाली कमाई पर कोई भी कर नहीं देना पड़ता था, क्योंकि उनकी कोई वास्तविक उपस्थिति भारत में नहीं होती थी। विदेशी डिजिटल कंपनियां अक्सर यह तर्क देकर टैक्स से बचती रहीं कि उनका भारत में कोई स्थायी कार्यालय ही नहीं है। इस असमानता को दूर करने के लिए भारत ने यह टैक्स लगाया ताकि स्थानीय और विदेशी कंपनियों को एक समान मंच मिल सके। इक्वलाइजेशन लेवी ने इस कमी को दूर किया और यह सुनिश्चित किया कि भारत में ग्राहकों को कमाई करने वाली सभी कंपनियां कर का भुगतान करें, भले ही उनका परिचालन कहीं से हो रहा हो। हालांकि भारत ने अमेरिका के दबाव में 1 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन डिजिटल टैक्स यानी इक्वलाइजेशन लेवी को खत्म करने का फैसला किया, जो 6% था। इस छूट के पीछे कई कारण बताए गए। अमेरिका ने इस डिजिटल टैक्स को भेदभावपूर्ण बताया था और जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। इस टैक्स को हटाने का फैसला भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को सुधारने और संभावित ट्रेड डील को बचाने के लिए एक कूटनीतिक कदम माना गया। भारत का यह निर्णय वैश्विक कर प्रणाली में हो रहे बदलावों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास है, ताकि एक एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय कर ढांचा तैयार किया जा सके। इस टैक्स को हटाने से गूगल, मेटा और एक्स जैसी बड़ी डिजिटल कंपनियों को काफ़ी राहत मिली, जिससे उनकी भारत में विज्ञापन लागत कम हो गई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और छोटे व्यवसायों को अपने मार्केटिंग खर्च कम करने की इससे उम्मीद है। हालांकि भारत समेत कई देशों पर बढ़ा हुआ टैरिफ अमेरिका के ही उपभोक्ताओं पर लगेगा। कारोबारी घरानों को ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। अमेरिका के विदेश नीति और दक्षिण एशिया मामलों के एक्सपर्ट माइकल कुगेलमैन का कहना है कि अमेरिका की ये जो नीतियां हैं उसके पीछे 3 कारण हैं। अमेरिका साउथ एशिया एक्सपर्ट माइकल कुगेलमैन का कहना है कि अगर ट्रंप भारत जैसे देश से संबंध खराब करने के स्तर पर उतर गए हैं तो इसके 3 वजह दिखती हैं। पहली वजह आर्थिक है। ट्रंप भारत को अमेरिकी तेल बेचना चाहते हैं। भारत ने हालिया सालों में अमेरिका से ऊर्जा खरीद बढ़ाई है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि उनकी खरीद उनके देश से हो। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फायदा होने की संभावना है। दूसरी वजह है यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। ट्रंप ने चुनाव के समय ही यूक्रेन युद्ध रोकने की बात कही थी। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने लगातार इसके लिए कोशिशें की। हालांकि व्यापार मुद्दा उनके लिए ज़्यादा मायने रखता है। यूक्रेन के मुद्दे पर पुतिन ने ट्रंप की एक भी नहीं सुनी। ऐसा लगता है कि इस मुद्दे से वह खिसिया गए और रूस के साथ भारत पर भी भड़ास निकाल रहे हैं। माइकल का मानना है कि तीसरी वजह निजी है। डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का श्रेय लेना चाहते थे। ट्रंप ने 2 दर्जन से ज़्यादा बार कहा है कि भारत पाकिस्तान सीज फायर उनकी वजह से हुआ। पाकिस्तान ने भी कहा कि यह ट्रंप की वजह से हुआ और जमकर ट्रंप की तारीफ की। दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया कि ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है। युद्ध भारत पाकिस्तान के सैन्य अफसरों के बीच वार्ता का नतीजा था। ऐसे में ट्रंप की छवि चमकाने की कोशिश को भारत ने झटका दिया। नोबेल शांति पुरस्कार पाने की कोशिश में लगे ट्रंप को इससे चिढ़ मची। उनके हालिया कदमों के पीछे भी एक यह बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि अमेरिका की प्रतिष्ठित द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एक लेख में कहा कि ट्रंप की यह नीति अमेरिका के लिए जोखिम भरी है, क्योंकि भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ जाएगी, जो अमेरिका को मंदी में ढकेलेगी। लेख में आगे कहा गया है कि यह कदम
अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है, क्योंकि भारत से आयात किए जाने वाले कई उत्पाद अमेरिकी उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम करते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, भारत ने अमेरिका को तगड़ा झटका दिया है। भारत ने अपनी नौसेना के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी से 6 P-8I पोसाडाइन विमान खरीदने का सौदा रोकने का फैसला किया है। डिफेंस वेबसाइट IDRW की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 3 अगस्त को हुए इस सौदे को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। भारतीय नौसेना के पास 2009 से ऐसे विमानों की संख्या 12 है। आपको बता दें कि यह सौदा करीब 31,000 करोड़ रुपए का था, जो अमेरिका के लिए भारत से बड़ा झटका है। वहीं अमेरिका के झूठ पर फिनलैंड की यूरोपियन संस्था सेंटर फॉर रिसर्च एंड एनर्जी क्लीन एयर की रिपोर्ट ने ट्रंप के झूठ को बेनकाब कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया था कि रूस से तेल खरीदकर रूस की युद्ध मशीन को बढ़ावा देने का काम कर रहा है भारत। इस आरोप के जवाब में फिनलैंड की संस्था ने बताया कि यूरोपीय संघ और G7 जैसे पश्चिमी देश भी बड़े पैमाने पर रूस से तेल खरीद रहे हैं। यूरोपीय संघ के देशों ने यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से रूस के जीवाश्म ईंधन निर्यात से पर्याप्त राजस्व का 23% हिस्सा खरीदा, जबकि भारत का हिस्सा केवल 13% था। यह रिपोर्ट बताती है कि भारत की तुलना में यूरोपीय संघ ने कहीं अधिक रूसी ऊर्जा खरीदी है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि G7 देशों के टैंकर रूस के आधा से अधिक तेल का परिवहन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार, और प्रोफेसर उमेश चंद्र यादव जी, अर्थशास्त्री। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। उमेश चंद्र यादव जी अर्थशास्त्री हैं। आपसे ही पहला सवाल, क्या डिजिटल टैक्स अमेरिकी टैरिफ का तोड़ है? इससे गूगल, मेटा, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकन दिग्गज टेक कंपनियां, जिनके भारत में 1.4 बिलियन उपभोक्ता हैं, वह टूटेगी। जी, आवाज अनम्यूट कर लीजिए उमेश जी। जी, अब आ रही। जी जी। जब कभी भी कोई भी देश टैरिफ लगाता है, निश्चित रूप से उसके व्यापार पर असर तो पड़ता ही है जाकर के। यदि भारत डिजिटल टैक्स लगा रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों पर, तो इस पे कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। असर की स्थिति ये होती है कि उसके ग्राहक कितने, अगर ग्राहक ज्यादा है तो वो असर निश्चित रूप से कहीं न कहीं उस व्यापार पर पड़ता है। और अगर भारत, जैसा कि आपने अभी अभी बताया कि उस टैक्स को हटा लिया था, अगर भारत उस टैक्स को लगाता है तो निश्चित रूप से असर अमेरिका पर भी पड़ेगा, लेकिन भारत पे भी उसका असर पड़ेगा। निश्चित रूप से उसके यूजर्स कम होंगे, कहीं ना कहीं दूसरा। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगाए जा रहे हैं, और आपको बता दूं कि जो बड़ा इनका बेस है, यूजर बेस, वह भारत में सबसे अधिक है। ऐसी कंपनियों के ऊपर गहरा धक्का लगेगा, और जिस व्यापार की बात करते हैं वह शायद यही कंपनियां ट्रंप के ऊपर दबाव बना सकें। जहां तक ट्रंप करते हैं बात, ये जो टैक्स है डिजिटल टैक्स, जिसको भारत में इक्विलाइजेशन लेवी बोलते हैं, वह ऐसी कंपनियों के आर्म ट्विस्टिंग के लिए बड़ा हथियार भारत के लिए साबित हो सकता है। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं करोड़ी सिंह जी। करोड़ी सिंह जी, क्या ट्रंप अमेरिकियों को गुमराह कर रहे हैं? उनका दावा है कि अरबों डॉलर अमेरिका के खाते में आ रहे हैं, वह भी टैरिफ के चलते, जबकि हकीकत है अमेरिकी आयातकों द्वारा चुकाए जाने वाला कर है टैरिफ, न कि विदेशी सरकारों द्वारा। इसका मतलब साफ है कि जो भी पैसा ट्रंप के या अमेरिकी सरकार के हिस्से में जा रहा है, उसका सबसे अधिक खामियाजा अमेरिकी उपभोक्ताओं को ही उठाना पड़ रहा है। लेकिन ट्रंप अमेरिकी उपभोक्ताओं से यह सच छुपा रहे हैं। करोड़ी सिंह जी।
देखिए प्रसून, ट्रम्प साहब, सामान्यतः हम कहते हैं कि ट्रेड होता है वो एक वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधि है। उसमें विनिमय होता है वस्तुओं का और करेंसी का। तो एक तो ये चीज है, लेकिन ट्रम्प ने, वो कह रहे हैं कि दुनिया में आज तक किसी भी नेता ने व्यापार को एक साधन के रूप में यूज नहीं किया। दुनिया में शांति स्थापना के लिए, दुनिया में समृद्धि लाने के लिए, दुनिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए, तो मैं उस रूप में यूज करना चाहता हूँ। एक तो यह कि वो व्यापार को वाणिज्यिक गतिविधि से आगे कुछ मान के चल रहे हैं। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि मुझे अमेरिका को महान बनाना है, ग्रेट बनाना है। कभी रहा होगा अमेरिका, रहा नहीं रहा, अभी इसके बारे में अपन डिबेट नहीं करेंगे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि व्यापार है वो एक मेन इंस्ट्रूमेंट है उसको महान बनाने का। वो किस रूप में है? वो इसलिए कि अमेरिका महान क्यों नहीं रहा, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां सस्ते लेबर की खोज में, मजदूरों की खोज में बाहर चली गई, बाहर अपनी इंडस्ट्रीज लगा ली और बाहर वाले देशों में मैन्युफैक्चरिंग करके फिर अमेरिका में भेज रहे हैं। तो अमेरिका से टैक्स भी ले रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में अमेरिकन कंपनी या दूसरे जो देश हैं वो इन्वेस्ट करें और अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो। तो जो आपने सवाल किया था कि अमेरिकन कंज्यूमर है वो ज्यादा सफर करेगा, ये सवाल ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप ने कहा इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम है। इनिशियल स्टेज पे प्रॉब्लम इसलिए है कि जब तक वहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं होगा तब तक आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कंज्यूमर आइटम्स है उनका, और इंपोर्ट करेंगे तो टैरिफ लगेगा तो वो अमेरिकन मार्केट में महंगी चीजें मिलेंगी। तो अमेरिकन कंज्यूमर को इनिशियल स्टेज पे नुकसान होगा, ये एडमिट करती है। करोड़ी सिंह जी, आप बेहद अहम बात बताए हैं, लेकिन उमेश चंद्र यादव जी, अगर ये बात मान ली जाए, जो अमेरिका अभी मंदी के मुहाने पे खड़ा है, या उसके लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होगी? क्या लगता है उसमें सफल होंगे ट्रंप? देखिए, मंदी से निकलने के लिए एक वक्त लगता है, और जो इस बात को ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर आकर के प्रोडक्शन किया जाए, इसमें बहुत वक्त लगेगा। तो मौजूदा स्थिति में जहां हम जीवन रक्षक दवाएं बड़े स्तर पर इनको दे रहे हैं, चमड़ा उद्योग से दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं, इन सब तक हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर जो हैं समुद्री उत्पाद के हैं, इन सबको जब तक ये बनाएंगे तब तक बहुत वक्त लगेगा और आर्थिक स्थिति इनकी और ज्यादा खराब हो सकती है मंदी के इस काल में। तो निश्चित रूप से इनके टैरिफ लगाने का प्रभाव अमेरिका पर ही ज्यादा पड़ेगा। उमेश जी, एक चीज और सामने आ रही है, जिस तरीके का नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि भारत के साथ व्यापार घाटा अमेरिका को ज्यादा हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि भारत से 40 अरब डॉलर का घाटा अमेरिका दिखा रहा है, जबकि 80 अरब डॉलर के मुनाफे पे ट्रंप चुप है। वह कहाँ से मुनाफा आ रहा है 80 अरब डॉलर का? तो आपको बता रहा हूँ, वह एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी से, डिफेंस सेक्टर से आ रहा है। भारत ने केवल एक चोट की है, जिस P-18I विमान की रोकी खरीदारी, उसमें 31 बिलियन डॉलर यानी 31,000 करोड़ रुपए का अमेरिका को नुकसान होगा। अब आप समझ लीजिए कि उन्होंने क्या किया था। ये जो घाटा दिखा रहे थे वह डिफेंस सेक्टर वाले हिस्से को अलग से हटा दिया था उस सेक्टर में। अब असल में चोट तो अमेरिका को लगनी है। बस बात इतनी है कि भारत कितनी देर तक अपने स्टैंड पर टिका रहता है। करोड़ी सिंह जी, अभी खबर मिली है कि इसी अगस्त में पुतिन भारत आ रहे हैं और 31 अगस्त को ही पीएम मोदी गावलान झड़प के बाद पहली बार 4 साल बाद चीन में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में शामिल होंगे। क्या इसे भारत, चीन, रूस को एक साथ आता हुआ देख रहे हैं आप इसमें? देखिए प्रसून, जो भारत के प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं वो एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं, और एससीओ से भारत को कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच निश्चित रूप से द्विपक्षीय बातचीत होगी,
उस बातचीत में क्या किस तरह से भारत और चीन एक दूसरे के सहयोगी बनते हैं, आगे किस तरह की रणनीति बनाते हैं, निश्चित रूप से हमारे नीति निर्माता हैं वो इस पे काम कर रहे होंगे। हमारे विदेश मंत्रालय और करोड़ी सिंह जी, जो अभी शुरुआती दौर पे एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, माना जा रहा है कि चीन ने पहल की है, रणनीतिक पहल की है कि भारत चीन और रूस को जो वापस में व्यापार होता है वह अपनी लोकल मुद्राओं में करें। यह कदम भारत के लिए कितना सार्थक होगा? देखिए प्रसून, ये ऑलरेडी ब्रिक्स के मंच से बातचीत चल रही है, जिसको डी डॉलराइजेशन, ब्रिक्स करेंसी की बात भी उठी है। तो ये लोकल करेंसी और एशियन जो ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक है वो सब इसमें मीडिएट करके डॉलर के प्रभाव को कम करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ भारत, चीन और रशिया का एक ट्राइलेटरल अरेंजमेंट है, मैकेनिज्म है पहले से, वो लंबे समय से डिसकंटिन्यू हो गई है। तो रशिया बार बार कह चुका है कि उसको वापस रिवाइव किया जाए। ट्राइलेटरल रिग कहते हैं, रशिया, इंडिया, चाइना। तो वो रिग को फिर से रिवाइव करने की रशिया बातचीत कर रहा है। और हो सकता है जब पुतिन यहाँ आएंगे उस समय हो सकता है वो दोबारा बात कहें, भारत के प्रधानमंत्री को भी कहें कि चीन और भारत और रशिया मिलके दुनिया में शांति स्थापना के लिए और दुनिया को सही दिशा देने का प्रयास करें। क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि भारत और चीन के बीच में कोई विवाद बहुत ज्यादा बढ़े। ये रशिया के इंटरेस्ट में भी है, ये चीन के इंटरेस्ट में, ये भारत के इंटरेस्ट में है। लेकिन अगर दो पक्षीय संबंधों को देखा जाए करोड़ी सिंह जी, तो चीन का भारत के साथ दोस्ती मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी मुश्किल है। कारण यह है कि जिस तरीके का ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिस तरीके की ट्रेड होती है, चीन में केवल एक चीज़ आप ले सकते हैं, उनका निर्यात, उनका सस्ता सामान। भारत को देने के लिए कुछ है ही नहीं। बड़े बड़े स्तर पे भारत का व्यापार घाटा दिखा जा रहा है। ऐसे में सहानुभूति और रणनीतिक तौर पे थोड़ी बहुत तो राहत मिल सकती है चीन से भारत को, लेकिन सही मायने में कहा जाए व्यापार, जिस तरीके का रक्षा सहयोग है, वह पाकिस्तान के रहते भारत चीन से उम्मीद नहीं कर सकता। एक बार नहीं कई बार हो चुका है। और जब चीन खड़ा होता है तो रूस की भी पोजीशन थोड़ी सी खराब दिखती है। वह तय नहीं कर पाता है किसके साथ जाए, चीन को चुने या भारत को। ऐसी स्थिति में इन तीनों का एक साथ आना आपको लगता है कि कोई अजूबा ही है? देखिए प्रसून, मैं ये नहीं कहता कि चीन और भारत के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती है, लेकिन दोनों का एंगेजमेंट चल सकता है। देखिए डिफेंस कोऑपरेशन, सिक्योरिटी को लेके कोऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। आर्थिक मामलों में जो ट्रेड का इम्बैलेंस है उसके लेके ये तो एक नेगोशिएटिंग प्रक्रिया है कि हमें अपनी नेगोशिएटिंग स्किल से भारत का एक्सपोर्ट है वो चीन में बढ़ाना चाहिए और चीन को उसके लिए तैयार करना चाहिए कूटनीतिक तरीके से कि भारत के एक्सपोर्ट चीन की तरफ बढ़े तो कुछ संतुलन बने। वो चीन के हित में है और भारत के हित में है। दूसरा यह है कि चीन इन्वेस्टमेंट भारत में करे, डिफेंस सेक्टर में भारत कभी अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि ये भारत के नीति निर्माताओं को मालूम है चीन और भारत में दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन ये नहीं है कि रिश्ते ही नहीं हो, रिश्ते बिल्कुल तोड़ ले, वो नहीं होना चाहिए। तो अगर चीन यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, हमारे जो कंज्यूमर सेक्टर है या दूसरे सेक्टर हैं, तो उसको भारत एनकरेज कर सकता है, लेकिन उसमें अपने भारत टर्म्स एंड कंडीशंस लगा सकता है। और चीन मेरे ख्याल से भारत में इन्वेस्ट करने का उत्सुक भी है। चीन ये भी चाहता है कि भारत और चीन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक जैसा स्टेट में जिस नई वैश्विक व्यवस्था इमर्ज हो उसमें एशिया की भूमिका बढ़ जाए और जिसको हम एशिया की सदी कहते हैं वो वास्तविक रूप से प्रभावी हो सके। बिना भारत चीन के सहयोग से एशियाई सदी नहीं हो सकती। ये सदी नहीं तो अमेरिका की सदी बनी रहेगी। इसलिए व्यापक स्तर पे भारत और चीन एक कॉमन स्टैंड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से क्षेत्रीय लेवल पे प्रॉब्लम होगी। चीन पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। चीन और पाकिस्तान के स्ट्रेटेजी यही बड़ा कारण है जिसका हर भारतीय को अंदेशा है। प्रोफेसर उमेश चंद्र यादव जी, एक बार फिर आपसे पूछना चाहता हूँ, टैरिफ का भुगतान करने की जिम्मेदारी अमेरिकी कंपनियों पर होती है।
वह इसकी भरपाई या तो मुनाफे में कटौती करके करते हैं या उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों पर भुगतान करने के लिए मजबूर करके करते हैं। ऐसी स्थिति में टैरिफ वॉर की बात की जा रही है, वह भारत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है और अमेरिका के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है? देखिए, मुश्किल तो दोनों को आनी है, लेकिन अमेरिका को ज्यादा मुश्किल आएगी। हमारी आर्थिक स्थिति उतनी निर्बल नहीं है। आज के दौर में जब अमेरिका मंदी काल से गुजर रहा है, निश्चित रूप से वहां के उपभोक्ताओं पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। कंपनियां अपने ऊपर न लेकर के उस टैक्स को वहां के उपभोक्ताओं पर ही बढ़ाएंगी, जिससे परेशानी अमेरिका को ज्यादा होगी, भारत को कम। करोड़ी सिंह जी, ग्लोबल टाइम्स ने, चीन के सबसे बड़े अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि शायद अमेरिका के लिए भारत कभी मेहमान रहा ही नहीं है, वह केवल मेन्यू का एक आइटम था। इसके जरिए ग्लोबल टाइम्स ये कहना चाह रहा है कि जब तक भारत अमेरिका की आज्ञा मानता रहा तब तक तो ठीक था, जैसे ही विकल्प देने से मना किया भारत को साइडलाइन कर दिया गया। क्या यही हकीकत है? देखिए प्रसून, ये मेरे ख्याल से आंशिक लेवल पे तो कुछ सही हो सकता है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि पहले भारत और अमेरिका बहुत ज्यादा नजदीक नहीं रहे शीत युद्ध के काल में, लेकिन जब चीन और भारत का आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ 62 में, तो अमेरिका ने 90 घंटे में उस समय के हिसाब से फटाफट सैन्य सामान भेजा भारत की मदद। करोड़ी सिंह जी, वह उसका एक बड़ा कारण क्यूबा युद्ध था। पुतिन का प्रभाव, रूस का प्रभाव कम हो, इसके लिए भी अमेरिका आगे आया था। और अमेरिका ही नहीं, सबसे पहले पहल ब्रिटेन ने शुरू की थी, लेकिन उसके कुछ और कूटनीतिक महत्व थे, कुछ रणनीतिक नीतियां थी, जिसके कारण से इन दोनों देशों को मजबूर होना पड़ा था। लेकिन उन्होंने केवल हथियार भेजे थे। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से अब मामला बढ़ रहा है टैरिफ वॉर को लेके, उससे साफ है कि अमेरिका की भी स्थिति अब खराब होने वाली है और रणनीतिक मुद्दों पर अमेरिका को हो सकता है दोबारा बैकफुट जाना पड़े, जिसके लिए ट्रंप कई बार इसकी मिसाल भी कायम कर चुके हैं। आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में आए, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलती रहिए एपन न्यूज के साथ।